Students, we are going to take the revision of contract of bailment and pledge. So you must know कि बेलमेंट एंड प्लेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये चैप्टर 9 डील करता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो बेलमेंट और प्लेज यूं देखने में एक बड़ा चैप्टर है, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड नाइसेस्ट टॉपिक वी हैव इन आवर सीए इंटर कोर्स एंड इट गोज टिल सेक्शन 181। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो बात आती है इस चैप्टर में वो है बच्चों, अगर आप डेफिनेशन बेलमेंट के ढंग से समझ लें, 148 के अंदर आती है डेफिनेशन बेलमेंट की। बेलमेंट के लिए मैं बी वर्ड ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि फर्स्ट रिवीजन है हमारी। तो बेलमेंट क्या है? तो सबसे पहले पॉइंट आता है बेलमेंट इज डिलीवरी। और किस चीज की डिलीवरी? गुड्स की। बेलमेंट इज डिलीवरी। डिलीवरी किस चीज की? गुड्स की। अब डिलीवरी के ऊपर इन्होंने सेक्शन दिया है 149। दरअसल एक वर्ड में अगर हम खत्म करें तो बेलमेंट का मतलब ही क्या होता है? हैंड ओवर, या यूं कह लीजिए बेलमेंट का मतलब ही क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। क्योंकि बेलमेंट के लिए ज़रूरी है पोजेशन एक आदमी से दूसरे आदमी को चला जाए, जैसे मेरे हाथ से पेन आपके पास आ जाए। तो डिलीवरी किस चीज़ की होनी चाहिए? गुड्स की। गुड्स का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स में अगर आप जाके देखें अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, गुड्स मीन्स मूवेबल। और गुड्स में मनी वगैरह नहीं आता, इमूवेबल नहीं आता, क्योंकि मनी बिकती नहीं है एक्सेप्ट रेयर पॉइंट्स हो। तो यहाँ बेलमेंट का मतलब क्या है? हमने दे दिया, क्या दे दिया भाई? सामान दे दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आती है डिलीवरी में, वो पक्का याद रखें, 1-2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं पेपर में। नॉट मेयर कस्टडी। अब ये क्या चीज़ है कस्टडी? देखिए बच्चों, जैसे आप पार्किंग में अपना व्हीकल खड़ा करते हैं लेकिन कीज तो आपके पास होती है ना, तो हम इसे डिलीवरी नहीं कहते क्योंकि चाबी आपके पास है, वो सिर्फ कस्टडी की है, वो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नहीं है। या बैंक में आप क्या खुलवाते हैं? लॉकर खुलवाते हैं, लेकिन उस लॉकर की चाबी तो आपके पास रहती है। सो बेलमेंट डिलीवरी है ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो नेचुरल है दो पार्टीज होगी, तो हम उसे कहते हैं बेलर से सामान किसको जा रहा है? बेली को जा रहा है। फॉर अ पर्पस, तो बेलमेंट के पीछे जब आप सामान किसी को दे रहे हो एक पर्पस है, और पर्पस में मेरी जो कोड की है आपके लिए वो ये है, दैट इज बॉयफ्रेंड है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ श्री राम कॉलेज, राइट। तो इस तरह से कोड की बना दी, पर्पस आपको याद हो। एक है आपने सामान किसी को दिया, लेकिन क्यों दिया? आपका खुद का मतलब है, आप 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने वैल्यूएबल्स, कार वगैरह अपने रिश्तेदार या दोस्त के घर खड़ा कराए आप। दूसरा है आपने सामान दिया है बेली के यूज़ के लिए, वर्ड मैंने फ्रेंड लिखा है, कोड की बन जाए। जैसे आप अपने दोस्त को व्हीकल या अपने नोट्स देते हैं तो कोई पैसे थोड़े लेते हैं, उसमें सामान तो दे रहे हैं, आपको सामान वापस भी मिलना चाहिए। एच से है हायरिंग, हम किराए पे लेके आए, जैसे आपकी शादी है, टेंट, घोड़ा, वापस तो करना होगा। एस बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये है सिक्योरिटी के रूप में, जैसे हमें लोन लेना है तो हमने सोना गिरवी रखा। आर से है रिपेयर, कार ठीक करवानी है, देके तो आनी पड़ेगी, मोबाइल देके आना पड़ेगा। सी से है कैरेज। कैरेज में क्या है, हम कोई भारी सामान लेके आते हैं तो किसी ट्रक या जो भी कार्ट पे लेके आते हैं तो अगले को सामान तो दिया है तो हमें सामान वापस मिलना चाहिए। तो पर्पस ये है, जैसे ये पर्पस क्या हो जाएगा? अकम्प्लिश हो जाएगा, तो हमें ये सामान क्या मिल जाना चाहिए? वापस, रिटर्न, चाहे वो सेम फॉर्म में हो या ऑल्टर्ड में हो। सेम मतलब जैसे कॉपी या कार दी थी वैसे मिले, ऑल्टर्ड मीन्स कपड़ा दिया है तो उसकी जो भी हमने गारमेंट बनाना है, शर्ट पैंट, वो मिल जाए वापस। तो ये था बेलमेंट का डेफिनेशन, 2 सेक्शन हो गए। अब सेक्शन 150 क्या कहता है? यहाँ पे बेलर की एक ड्यूटी है। बेलर की ड्यूटी ये है, जब वो सामान दे रहा है, बेली को दे रहा है, वो डिस्क्लोज करे, वो बताए, क्या बताए भाई? अगर गुड्स में कुछ डेंजर है, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, तो ये उसकी ड्यूटी है
कि वो बताए कि गुड्स का नेचर कहीं डेंजरस तो नहीं है। जैसे व्हीकल दिया, भाई सिर्फ ब्रेक ही नहीं है, तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेलमेंट दो प्रकार की हो सकती है, क्योंकि ऊपर ही हमें आइडिया लग गया था बेलमेंट में कॉन्सिडरेशन ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स बेलमेंट दो प्रकार की हो सकती है। इट मे बी ग्रेचुअस बेलमेंट, जिसका मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कॉन्सिडरेशन, या नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट जहाँ आप पैसे लेते हैं। जैसे हायरिंग हुई, रिपेयर हुआ, पैसे लेगा अगला, लेकिन वो बेलर या फ्रेंड्स यूज़ है तो हम पैसे नहीं भी लेते हैं। तो यहाँ पे लॉ कहता है 150 में, अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो नॉट लायबल है, क्योंकि आप कौन सा पैसे ले रहे हो। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, इवन इफ अनअवेयर, क्योंकि आप पैसे ले रहे हो, तो एज ए बेलर आपको डेंजर नहीं भी पता है कि ब्रेक नहीं है व्हीकल की, आप लायबल होंगे ही होंगे, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, पैसे लेके चीज़ें देते हैं। 151 में उसको 152 के साथ हमें देखना चाहिए, दोनों इकट्ठे सेक्शन चलते हैं। यहाँ पे बेली की ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है, वो क्या करे, रीजनेबल केयर करे सामान की, जो उसे सामान मिला है उसका रीजनेबल केयर करे। और अगर वो नहीं करेगा तो 152 कहता है भाई साहब आप क्या हो जाएंगे, आप लायबल हो जाएंगे। बट रीजनेबल केयर हमें कितनी करनी होती है, जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, जो सिमिलर हालातों में जैसे आप अपने सामान की देखभाल करते हैं आप उतना ही कीजिए। हाँ, आप लायबल नहीं होंगे एक्ट ऑफ गॉड के लिए। कोविड आ गया तो भाई इसके लिए आप लायबल नहीं होंगे, उसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे फिर दो सेक्शन का एक तरह से कह लीजिए जोड़ा आ जाता है, 153 एंड 154 का। और यहाँ पॉइंट बनता है, एज ए बेली नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। आपको सामान मिला है लेकिन उसका अनऑथोराइज यूज़ ना करें, और अगर आप करेंगे तो बेलर क्या कर सकता है, टर्मिनेशन कर देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, और उसका हक बनता है वो आपसे क्या ले सके, डैमेजेस वो ले सकता है। जैसे आपने बेलर ने आपको घोड़ा दिया राइडिंग के लिए, घोड़ा राइडिंग के लिए होता, आपने उसे गधा बना दिया, आपने उसे कार्ट में लगा दिया। डैमेजेस जैसे आपने फिर से घोड़ा दिया, यहाँ दो इलस्ट्रेशन है, दिया था मान लीजिए बी को, बी ने आगे सी को दे दिया और सी ने गिरा दिया, चोट लगी घोड़े को, पैसे भरने पड़ेंगे। या घोड़ा दिया गया था कि आप बनारस ले जाइए, लेकिन बनारस ले जाने के बजाय आप कहीं और ले गए, लेट्स से कटक ले गए, तो यहाँ जो भी नुकसान होगा आपको भरपाई करनी पड़ेगी। अगले तीन सेक्शन इकट्ठा चलते हैं, 155, 156 एंड 7। तो उसमें पॉइंट ये बनता है, आपकी ड्यूटी एज ए बेली बनती है कि आप किसी और का सामान अपने सामान के साथ मिक्स ना करें। लेकिन 155 कहता है आपने मिक्स तो कर लिया है लेकिन अगले से पूछ के कर लिया है। और 6 एंड 7 कहते हैं कि यहाँ विदाउट कंसेंट है, हमसे बिना पूछे मिक्स किया है आपने। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगी 6 और 7 में। तो 6 कहता है क्या सामान सेपरेबल है, और 157 क्या कहेगा, भाई वो सेपरेबल नहीं है। तो पहले 155 देखते हैं हम। अगर अगले से पूछ के आपने मिक्स किया है तो यहाँ तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। और अगर सेपरेबल है तो एज ए बेली आपको बेयर करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस, और अगर सेपरेबल नहीं है एज ए बेली आपको बेयर करना पड़ेगा लॉस इन वैल्यू। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन थी, आपने कॉटन दिया, एक पर्टिकुलर ब्रांड का था, मार्क का था, उसने मिक्स कर लिया, तो अलग करने में लेबर बुलानी पड़ेगी, तो वो खर्चा आप निकालिए। लॉस इन वैल्यू क्या है, यहाँ इलस्ट्रेशन थी, एक आटा था, एक था आपका केप फ्लोर, आपने उसको मिक्स कर लिया एक नॉर्मल आटे के साथ, कंट्री फ्लोर के साथ, तो वैल्यू पे फ़र्क पड़ा, तो उसके आपको पैसे भरने पड़ेंगे। 158 यहाँ आके कहता है, यहाँ एक कह लीजिए बेली का हक है या बेलर की ड्यूटी है कि जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं बेलमेंट के, वो तो बेलर को देने ही पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने अपना डॉगी किसी के घर पे छोड़ा है तो आपको पेडिग्री के पैसे तो भरने पड़ेंगे। 159 से
61 तक मैं कहूँगा ये एक पैटर्न पे चीज़ जाती है। जैसे हम डेफिनेशन में बोल रहे थे, आपको सामान वापस करना होगा, जैसे बेलर ने डायरेक्शंस दी थी ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। तो 159 कहता है कि आपको सामान वक्त से पहले भी वापस करना पड़ सकता है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन क्या बेलमेंट की हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर क्या है, इफ़ ग्रेचुअस बेलमेंट है, मतलब आपने अगले से पैसे नहीं लिए, माना कार दी 4 दिन के लिए, आप 4 घंटे बाद भी वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात ये ध्यान रखनी पड़ती है, अगर आपके प्रीमेच्योर टर्मिनेशन से उसका लॉस मोर देन बेनिफिट हो जाए, क्योंकि फ्री में चीज़ दी है दोस्त को, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपने वक्त से पहले ले ली कार वापस, तो नुकसान हो सकता है। तो अगर वो बेनिफिट ऐसा हो रहा हो और ये चीज़ अगले ने एक्सप्रेसली बताई थी, तो यहाँ जो बेलर है उसको बेयर करना पड़ेगा वो नुकसान, चाहे अगला कोई पैसे नहीं ले रहा था। बाकी 160 कहता है आपको सामान वापस करना है। कब वापस करना है? ऑन अकम्प्लिशमेंट। जैसे ही पर्पस हम ऊपर पढ़ाए थे, तो पर्पस जैसे ही पूरा हो गया आपको सामान वापस करना पड़ेगा। वरना क्या है, वरना यहाँ सेक्शन आ गया 161। तो 161 कहता है वरना आप क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाएंगे फॉर लॉस। जैसे यहाँ पे एक केस हम करेंगे, शॉ एंड कंपनी वर्सेस सिमंस एंड सन्स, जहाँ आपने क्या की, अपनी कार भेजी थी गैराज में ठीक करवाने के लिए। वो ठीक हो भी गई थी, लेकिन उन्होंने डिले किया, इस दौरान वहाँ पे आग लगी, तो उन्हीं को पैसे भरने पड़ेंगे। वन 162 कहता है कि अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है और डेथ हो जाती है, चाहे बेलर की और बेली की, क्योंकि पैसे इन्वॉल्व नहीं है, तो नेचुरल है ये कॉन्ट्रैक्ट जो बेलमेंट का था वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, इट विल कैंसल। 163 जो है अगेन अ नाइस सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये रिटर्न से रिलेटेड ही डील करता है। कहता आपको सामान जो वापस करना है वो वापस करना है विद एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब है एडिशन, कि अगर सामान में कुछ एडिशन होगी, जैसे अगले ने गाय दी थी और गाय ने एक बछड़ा दे दिया, बच्चा दे दिया, तो वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। यहाँ एक केस आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस कस्टोडियन का, जहां आपने बैंक से क्या लिया? लोन लिया, और लोन लेने के लिए आपने गिरवी के रूप में क्या रखे? शेयर्स रखे, लेकिन शेयरों के ऊपर कंपनी ने क्या दे दिया? बोनस शेयर दे दिया। तो जैसे ही आप लोन वापस करेंगे, आपको आपके शेयर्स के साथ बोनस शेयर्स क्या मिलने चाहिए? वापस मिलने चाहिए। तो यहाँ आकर के बच्चों हमने 15 सेक्शन पढ़ लिए हैं बेलमेंट के। तो भाई फास्ट रिविजन है। तो आगे जो सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं इसे आप बेली के राइट्स के रूप में देख सकते हैं। तो 164 कहता है बेली का हक है, ये बेली का राइट है। तो बेली के राइट के रूप में ही अगले सेक्शन जाएंगे, आप उन्हें इसलिए कॉमन फैक्टर ले सकते हैं कि वो आपसे क्लेम कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जैसे 158 मैंने लिखवाया था, आपने डॉगी दिया तो उसका राइट था ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ले सकता है पेडिग्री के, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा? मान लो आपका दोस्त आपको डॉगी दे के गया, उसने आपको बाइट कर लिया, फिर डॉक्टर कई बाइट और करेगा आपको, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा आपका हुआ, आप क्लेम कर सकते हैं। 165 में एज ए बेली आप रिटर्न कर सकते हैं सामान को टू एनी ऑफ जॉइंट बेलर। मतलब बेलर, जैसे मान लो सामान आपको ए ने दिया था, आप चाहे बी को वापस कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? ए ये नहीं कह सकता कि भाई उसको क्यों दिया, भाई आप को ओनर हैं एक तरह से। 166 एंड 7 एक ही प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। एज ए बेली आप क्या कर सकते हैं? टू फाइल सूट, केस कर सकते हैं। और ये सूट वाला हम
167 में लिखेंगे। 166 कहता है, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं आपस में, तो यहां हम कहेंगे आप रिटर्न कर दीजिए सामान इवन इफ बेलर्स, चाहे बेलर का टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है। टाइटल मीन्स ऑनरशिप। मान लो बेलर जो है चोर है, उसने आपको सामान दिया, आप उसे वापस कर सकते हैं इफ अनअवेयर, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो चोर है, तो वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 167 में क्या है, कोई थर्ड पार्टी है, वो क्या कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है गुड्स। क्यों क्लेम कर रहा है गुड्स? क्योंकि वो कहता है बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है। तो एज ए बेली आप क्या कर सकते हैं, टू फाइल सूट, क्योंकि आपको नहीं पता इस सामान का रियल मालिक कौन है। इस ढंग से ले लीजिए। अगले जो दो सेक्शन आते हैं महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि ये सेक्शन बनते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो जो फाइंडर होता है वो भी बेली ही होता है, तो उसके यहाँ पे ड्यूटी राइट्स हैं। ड्यूटीज तो पहले ही हम पढ़ाएं सारी की सारी बेली की। तो ये दो सेक्शन में ये कॉन्सेप्ट आता है 168 एंड 169 में। 168 में दो बातें हैं, आप क्लेम कर सकते हैं जो आपका खर्चा हुआ है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कांट फाइल सूट। लेकिन अगला, अगर आपको आपका खर्चा वापस नहीं करा, आप केस नहीं कर सकते। वजह ये होती है क्योंकि एज अ फाइंडर आपने वॉलंटरली वो सामान संभाल के रखा और खर्चा किया। हाँ, राइट ये है कैन रिटेन, अगला आपके पैसे ना दे तो आप सामान रख सकते हैं। दूसरा है आप उसने जो भी कोई इनाम घोषित किया है वो आप क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए कैन फाइल सूट और केस भी कर सकते हैं क्योंकि उसी ने इनाम की राशि घोषित करी है। 169 में है आप उसका सामान बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और जब आप सेल करते हैं तो वजह क्या है, वजह ये है या तो सामान क्या है, पेरिशेबल है, या आपका जो खर्चा ही है वो 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स हो चुका है, या ऑनर मिल नहीं रहा है, अनट्रेसेबल है, और ही रिफ्यूजेस टू टेक बैक द गुड्स। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चा लियन के ऊपर, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप ढंग से जरूर समझिए। तो लियन में दो सिचुएशन आ जाती हैं, एक सेक्शन है 170, एक है 171। दरअसल 170 में आता है, उस लियन का नाम है पर्टिकुलर लियन, और इसे हम नाम देते हैं जनरल लियन। तो क्या है पर्टिकुलर लियन? पर्टिकुलर लियन का मतलब है रिटेन कर लो, रिटेन मीन्स रख लो। भाई क्या गुड्स, भाई किसकी, किसी और की। तो किसी और का सामान रख रहे हैं, लेकिन तभी आप रख सकते हैं अगर वो सामान आपके पास कॉन्टिन्यूस पोजेशन में हो, आपके पास हो कॉन्टिन्यूस। एक होता है जैसे पार्किंग में कार आती है जाती है, पार्किंग लॉट वाले ने आपको 2 महीने के लिए अलाउ किया हुआ है, लेकिन आप आते हो कार ले जाते हो तो वो रख नहीं सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूस पोजेशन नहीं है उसके पास। लेकिन कब तक सामान रख सकते हो? टिल योर लीगल ड्यूज आर पेड, तो जब तक आपको आपका पैसा वापस ना मिल जाए। जैसे ध्यान दीजिए, एक स्टोन था, रफ स्टोन है, जिससे उसको काट के तैयार करके डायमंड बना दिया गया, तो डायमंड वाले का हक है, वो रख सकता है जब तक आप उसके चार्जेस ना दे दो। या सिंपल एग्जांपल, आप टेलर ले लो, टेलर ने क्या करना है, कपड़ा स्टिच करना है, तो वो रख सकता है जब तक आप स्टिचिंग चार्जेस उसे ना दें। तो कहने का मतलब है ये पर्टिकुलर लियन किसको अवेलेबल है? ये अवेलेबल है सर्विस प्रोवाइडर को। क्यों सर्विस प्रोवाइडर को अवेलेबल है? क्योंकि उसने आपको कुछ सर्विसेज रेंडर करी हैं, उसका कुछ स्किल उसने एक्सरसाइज किया है। तो ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है, अगला आपकी चीज़ रख लेगा क्योंकि आपने उसके पैसे नहीं दिए। जबकि जर्नल लियन क्या होता है? ये होता है ऑन अकाउंट ऑफ जनरल बैलेंस, मतलब किसी का कुछ बकाया रह गया, आप पैसा रख सकते हो, लेकिन ये अवेलेबल बड़ा क्लियरली बताया गया है टू, ये हक सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा। तो मैं इस तरह से एक कोड की इस्तेमाल कर रहा हूँ।
एफ से पॉइंट आ जाता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, तो डीलर आपकी चीज़ रख सकते हैं क्योंकि अगर आपने कमीशन नहीं दिया। और इसी में एफ से एक चीज़ और आ जाती है वॉफ फिंगर, जो कि समुद्र के साथ लगता हुआ इलाके के मालिक होते हैं, अगर आपने उनका इलाका यूज़ किया और उनके चार्जेस नहीं दिए। ए से अटॉर्नीज, जिसका मतलब है वकील के पैसे नहीं दिए। और बी से यहाँ पे ब्रोकर बताया गया है, और क्लियरली पॉलिसी ब्रोकर मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने होते हैं अपने एजेंट्स को, तो अगर वो ना दें तो वो कागज रख लेगा। एंड बी से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंकर। तो बैंक वाले आपका सामान रख सकते हैं। जैसे एक बड़ा प्यारा यहाँ एग्जाम्पल लीजिए, बैंक से आपने 2 लोन लिए तो 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया और आपने कुछ जो भी है गोल्ड गिरवी रख दिया। फिर एक दूसरा लोन ले लिया 10 लाख का और कुछ भी गिरवी नहीं रखा। अब आपने ये क्या किया, ये रीपे कर दिया। तो बैंक वाले क्या कर सकते हैं, आपका गोल्ड इस लोन के लिए भी रख सकते हैं। तो ये इन्हीं को एक्सक्लूसिव राइट है। तो 171 कहता है ये राइट सिर्फ इन्हीं 5 को है, और किसी और को राइट तभी मिलेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हो। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो जर्नल लियन है ये नेचुरल नहीं होता, ये बाय एग्रीमेंट होता है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लिख सकते हैं बाय एग्रीमेंट ये चीज़ होती है, या मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये एग्रीमेंट से ही बनता है। तो इसके बाद यहाँ से स्पेशल बेलमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लेज। प्लेज या आप नाम दे सकते हैं उसे पॉन। तो ये एक बेलमेंट ही है, लेकिन जैसे पर्पस मैंने बड़ी कोड की लिखवाई थी, बॉयफ्रेंड है श्री राम कॉलेज में, इसमें से सिर्फ एस वाला पॉइंट आएगा सिक्योरिटी, जो कि मैंने प्रॉपर यहाँ पे आपको हाईलाइट किया होगा। देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है सिक्योरिटी वाला पॉइंट। तो प्लेज क्या है, तो पहली बात तो ये मत भूलिए ये बेलमेंट ही है। सो प्लेज 172 कहता है ये बेलमेंट ही है, लेकिन ये बेलमेंट क्यों हुई है, एज सिक्योरिटी। गोल्ड गिरवी रखा है, क्यों रखा है, फॉर या तो लोन लिया है, पेमेंट ऑफ डेट, या फिर क्या है आपने कोई वादा किया है और आपने कहा ये लो मंगलसूत्र रखो, मैं ये वादा पूरा करूंगा, नहीं करूंगा आप रख लेना, और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो यहाँ इसलिए हम प्लेज को स्पेशल बेलमेंट कहते हैं। यहाँ प्लेजी के राइट्स आते हैं और ये दोनों सेक्शन साथ में चलते हैं। ये 4 सेक्शनों में प्लेजी के राइट हैं। तो राइट ये है, वन 173 कहता है वो सामान अपने पास रख सकता है, नेचुरल है जब तक आप उसका लोन वापस ना करें। लेकिन 174 कहता है कांट, आप नहीं रख सकते फॉर अदर डेट। जैसे लियन में मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण था, लियन में बैंक वाले दूसरे लोन के लिए भी रख सकते थे, लेकिन प्लेज में आप ऐसा नहीं रख सकते। सो यू हैव टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन द टर्म लियन एंड प्लेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 175 में एज ए प्लेजी आप क्लेम कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जैसे अगले का सामान के लिए आपने लॉकर खुलवाया या इंश्योरेंस लेके दी है ताकि चोरी हो जाए तो वहाँ से रिकवरी हो, तो वो आप पैसे ले सकते हैं। 176 में आप केस कर सकते हैं, नेचुरल है रिकवरी के लिए। और दूसरा है आप उसका सामान सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपको एक नोटिस देना पड़ेगा प्लेजर को एक रीजनेबल टाइम का, कि भाई पैसे दे जा वरना मैं तेरा सामान बेच रहा हूँ। इसके बाद 177 जो आता है वो प्लेजर के राइट की बात करता है। तो प्लेजर का राइट क्या है, प्लेजर का राइट है टू रिडीम। रिडीम का मतलब क्या है, रीपे। तो वो रिडीम मतलब पैसे दे करके अपनी चीज़ वापस ले सकता है, और वो रिडीम करेगा कब करेगा, ऑन टाइम, जो भी टाइम है। लेकिन अगर टाइम पे पैसे नहीं भी वापस किए, आफ्टरवर्ड्स भी वो कर सकता है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स अगर वो करेगा तभी कर पाएगा अगर प्लेजी ने कहीं 176 में सील ना कर दी हो, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आफ्टरवर्ड्स में उसे बेयर करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस भी, क्योंकि आपने टाइम पे पैसे नहीं दिए। तो नेचुरल है रिकवरी के लिए हो सकता है उसने क्या किया हो, केस किया हो, तो प्लेजी आपसे पैसे तो लेगा। इसके बाद में बच्चों कॉन्सेप्ट जो आ जाता है वो आ जाता है
प्लेज बाय नॉन ओनर, एक बेसिक सी बात है, आप गिरवी तभी चीज़ रख सकते हैं अगर आप चीज़ के क्या हैं, मालिक हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ बदलता है, तो हम इसे कहेंगे प्लेज बाय नॉन ओनर। तो क्या ये वैलिड हो सकता है? हाँ, ये भी वैलिड हो सकता है, लेकिन इसमें आपको दो क्या फुलफिल करनी है, दो कंडीशंस फुलफिल करनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी हैं, एक है भाई साहब प्लेजर और दूसरा है प्लेजी। तो दोनों को एक एक कंडीशन फुलफिल करनी है। देखिए प्लेजर क्या कर रहा है, प्लेज कर रहा है, प्लेज किसकी कर रहा है, गुड्स की कर रहा है। गुड्स हम बताए थे सिर्फ मूवेबल होते हैं, तो इसलिए प्लेजर के पास क्या होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए। किस चीज़ का होना चाहिए, या तो गुड्स हो या गुड्स के कागज हो, और उन कागजों को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ओनरशिप के कागज। और प्लेजी ने आपसे सामान गिरवी रखवा लिया एक्टिंग इन गुड फेथ, जैसे हमने नेगोशिएबल एक्ट में भी पढ़ा बेटा कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बनते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट। तो आपको नहीं मालूम कि प्लेजर इस सामान का मालिक नहीं है। तो ये दो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करनी है। 178 आता है, 178A आता है, 179 आता है। तो 178 में जो प्लेज करी है, ये करी है मर्केंटाइल एजेंट ने। मर्केंटाइल आपको रिप्रेजेंट करता है मालिक को हर जगह पे। तो इस एजेंट के पास पूरी राइट होती है टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। ये क्लियरली लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वहीं पे ये डिफाइंड है। 178 में ए में आता है पर्सन जो है इन पोजेशन, मतलब आपके पास सामान तो है, अंडर पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल आप सारे जानते होंगे कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पक्की बात है फ्री कंसेंट मिसिंग है। तो कोई इंसान क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करता, क्योंकि फ्री कंसेंट आप समझ गए होंगे, ये आपका कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस वगैरह। तो अगला अवॉइड करता, उससे पहले ही हमने गिरवी रख दिया, तो ये वैलिड हो जाएगा। हमने नॉर्मल क्लास में केस भी किया था, आप लिखना चाहें तो, फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड का, जहां एक मैन ऑफ रिप्यूट का डिस्गाइज किया आपने और ज्वेलरी चेक से देके खरीद ली, और वो चेक तो बाउंस होना ही था, लेकिन अगला अवॉइड करता, उससे पहले ही आपने क्या किया, गिरवी रख दिया। 179 में है प्लेज बाय पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट, विद लिमिटेड इंटरेस्ट। दैट मीन्स प्रॉपर्टी में आपका राइट तो है, बट बड़ा लिमिटेड सा ही है। जैसे यहाँ एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए हमारे पप्पू सिंह ने अपना मंगलसूत्र 5,000 रुपये में गिरवी रख दिया चप्पू सिंह के पास। और होता क्या है, पप्पू सिंह ने चप्पू सिंह के पास गिरवी रखा, तो यहाँ चप्पू सिंह जो प्लेजी है उसका भी तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, प्रॉपर्टी बन गई उसकी भी, क्योंकि 5,000 रुपये दिए। क्या चप्पू सिंह आगे टप्पू सिंह को ये प्लेज कर सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि आपका ओनर ना होते हुए भी एक लिमिटेड इंटरेस्ट तो है। इसके बाद बच्चों दो सेक्शन हमारे बचते हैं, और ये प्लेज से बाहर निकल के फिर से बेलमेंट पे आ जाते हैं, और इसे हम कहते हैं कि ये एक कोई रॉन्ग डूअर है, किसी ने कुछ गलत किया, वहाँ पे दो सेक्शन क्रिएट होते हैं, आखिरी हमारे सेक्शंस 181। तो एक रॉन्ग डूअर है, ये बेलमेंट के ही हैं। तो रॉन्ग डूअर कौन हो गया? एक थर्ड पार्टी है, तीसरा पार्टी है। इसने क्या किया, इस थर्ड पार्टी ने 180 में आपको डिप्राइव किया यूज से। एज ए बेली आप सामान यूज नहीं कर पा रहे हैं, या ये उन गुड्स को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, तो यहाँ पे एक राइट दिया जाता है कि आप केस कर सकते हैं। और ये केस कौन कर सकता है? 180 कहता है बेली चाहे तुम सामान के मालिक नहीं हो, हम तेरे को क्या मान लेंगे, मालिक ही मान लेंगे। और साथ में ये केस कौन कर सकता है? बेलर भी केस कर सकता है। तो आपने केस कर दिया। जैसे एक उदाहरण लीजिएगा, आपने एक मोबाइल ठीक करवाने के लिए दिया, मोबाइल था 10,000 का, बेली ने कहा था भाई 2,000 मैं रिपेयरिंग चार्जेस लूंगा, लेकिन कोई तीसरा आदमी आया, उससे मोबाइल लेके भाग गया। तो यहाँ 181 में क्या होगा, आपको कोर्ट में जब आप चले गए हैं, डैमेजेस कहें, कॉम्पनसेशन कहें, वो मिलेगा। तो कॉम्पनसेशन जो मिला है उसको बांट लीजिए। कौन बांटेगा? ये दोनों बांटेंगे आपस में, बेलर एंड बेली। किस में? जितना इनका इंटरेस्ट बनता है। जैसे मान लो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा था, कोर्ट से 12,000 मिल गए, तो दोनों कैसे बांट लें? एक 10,000 ले ले, दूसरा 2,000 ले ले। विद दिस बेलमेंट के सारे सेक्शंस यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं बेटा। छोटी मोटी बात करें
तो नो डाउट यहाँ डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बेलमेंट वर्सेस प्लेज में आ सकता है। तो वही कोड की मीनिंग एग्जाम्पल सेक्शन मैंने कवर करवा दिया यहाँ पे, डोंट मेस विद मी। और उसके बाद कोड की है पीपी, रोज रोज चौकोज के साथ दूध, दूध पीना बेटा, कुछ और पीने की बात नहीं करनी है यहाँ पे। तो पीपी में पार्टिस बना दीजिए पॉइंट, पी में पर्पस बना दीजिए आप, और आर से आप क्या बना दीजिए, रीसेल बना दीजिए कि आप बेच सकते हैं। ये सारे पॉइंट मेरे सेक्शन में यहाँ क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। आर से ही आपका रिटर्न का पॉइंट आ गया, सी से आपका कॉन्सिडरेशन आ गया, डी से आ गया आपका डिस्चार्ज कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट इनके अंदर कवर हो जाते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट नाउ। छोटी सी एक बात और मैं कर दूं तो वो है, क्योंकि प्लेज है तो गिरवी होने की बात आती है, तो एक और यहाँ इस चैप्टर में हमने गिरवी की बात पढ़ी थी कि भाई एक होता है प्लेज और एक चीज़ आती है हाइपोथिकेशन। तो हाइपोथिकेशन का भी पता होना चाहिए। कोड की फिर से वही थी, डोंट मेस विद मी, और यहाँ था पी रोज। तो पी का मतलब वही है पर्पस, पी का मतलब वही है पार्टीज, और आर का मतलब है रीसेल। अब हल्का सा समझ लीजिए, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। और एक प्लेज वर्सेस मोर्टगेज भी थोड़ा पता होना चाहिए, तो आप 2-4 वर्ड आपने लिखने हो, आप फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइपोथिकेशन का और प्लेज में ब्यूटी क्या है? पहली बात, दोनों मूवेबल के केस में होता है, दोनों ही गिरवी हैं। हाइपोथिकेशन में क्या है, पोजेशन बोरोर के पास ही रहता है, जबकि प्लेज में पोजेशन किसके पास चला जाता है, लेंडर के पास। जैसे गोल्ड लोन लिया तो प्लेज में गोल्ड तो अगले को देना होगा, लेकिन हाइपोथिकेशन जैसे कार लोन पे ली तो कार हमारे पास ही रहती है। सर्टन राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ लेंडर, जैसे कार के केस में उसकी आरसी के ऊपर बैंक का नाम लिखा जाता है, और हाइपोथिकेशन में पार्टीज का नाम आ जाता है हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटी। पर्पस आप समझ गए, हाइपोथिकेशन है लोन लेना, जबकि प्लेज में तो 2 पर्पस थे, हम पढ़ाए थे, दैट इज पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। पी से पार्टीज हो गया, पर्पस हो गया, आर से रीसेल। प्लेज में हम 176 में पढ़ाए थे रीसेल कर सकता है, और हाइपोथिकेशन में क्या होता है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के बैंक रीसेल नहीं कर सकता। सो विद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दे मे रीसेल। मोर्टगेज एक जो टर्म है, वो ये टर्म डिफाइन की गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। तो मोर्टगेज बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल होती है। इमूवेबल जब हम गिरवी रखें तो हम उसे कहते हैं मोर्टगेज, और इसमें जो पार्टीज होंगी उनका नाम क्या बन जाएगा, मोर्टगेजर एंड मोर्टगेजी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। विद दिस पेमेंट एंड प्लेज मेरी तरफ से समाप्त होता है। तो देखिए, हैंड रिटन नोट्स में मैंने एक पेज भी पूरा इस्तेमाल ना करते हुए ये आपके सामने सारा का सारा बच्चों लिख के दिया है। ऑब्वियसली फास्ट रिविजन है, तो फास्ट तो ऐसे ही होती है। तो यूटिलिटी मेन तभी रहती है अगर पहले थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो कि भाई कम टाइम में कैसे मैं सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। तो पेपर से पहले इस तरह की चीज़ें, ऐसे नोट्स आपने बनाए हों, दे हेल्प यू अ लॉट। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।